and I'm sharing my whiteboard. And in today's, yeah, the whole class is going to be recorded. And remember that कि in today's class we will go the important lines of Julius Caesar. कुछ ऐसी important lines है Julius Caesar की जो लगभग आप देखेंगे कि टीजीटी का जब भी एग्जामिनेशन हुआ या पीजीटी का जब भी एग्जामिनेशन हुआ, दैट वाज कंडक्टेड बाय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपी, या आप देखेंगे कि किसी अदर एग्जामिनेशन में जहाँ पे शेक्सपियर प्रिस्क्राइब्ड रहे हैं या सिलेबस में रहे हैं, तो उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं वर्क्स में से यू विल कम टू नो दैट देयर इज जूलियस सीजर एंड द सब टाइटल ऑफ जूलियस सीजर इज हु। यस्टरडे आई हैव गॉन विद its source, story, character, so many things. But in today's class, I will go with what? In today's class, I will go with important lines. Important lines of Julius Caesar. It's our bold heading. ये हमारी एक तरह का बोल्ड हेडिंग है। इसके बाद एक-एक लाइन को लेकर के जो है मैं आपको वो कर रहा हूँ। जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी गई थी, अगर आप उठा करके देखेंगे मुझे लगता है 2009 के पेपर में ये लाइन पूछी जा चुकी है। एट टू TUE, एट टू ब्रूट। जब जूलियस सीजर ये देखता है कि षड्यंत्र में जो है कौन शामिल है, ब्रूटस भी शामिल है, तब वो कहते हैं इट टू ब्रूट। ये पूछा गया ये लाइन किसने कही हुई है? इट हैज बीन सेड बाय whom? इट हैज बीन सेड बाय जूलियस सीजर। So I have gone with what? I have gone with the first important lines, that is et to brute, et tu brute brute, and you will come to know यह जो लाइन है यह किसके द्वारा बोली गई है? जूलियस सीजर के द्वारा बोली गई है। Now I want to tell you about what? I want to tell you about the second important line of this play, and that is what? You will come to know that there is the second important line, that is when beggars die, Beggers, when beggars die, there no comet seen in the sky. There no comet, COMOT, comet seen in the sky. The heavens themselves blaze. The heaven, यू विल कम टू नो, एक लाइन है व्हेन बेगर्स डाई, जब किसी साधारण आदमी, यहाँ बेगर्स का मतलब साधारण आदमी से है, ऐसा नहीं समझना है कि वन हु इज बेगिंग। बेगर्स यहाँ इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू कॉमन मैन, द पीपल ऑफ लोअर रैंक। जब उनकी मौत होती है, देयर नो कॉमेट इन द स्काई, नो कॉमेट सीन इन द स्काई, तो आसमान में कोई भी ऐसी हलचल नहीं होती, किसी तरह का कोई उल्का पिंड नहीं गिरता या इस तरह की चीजों को नहीं हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा जो है अनहोनी आसमान में दिखाई पड़े। देयर नो कॉमेट सीन इन द स्काई। द हेवन, द हेवेंस, आई एम राइटिंग अगेन, उसी उसी का ही हिस्सा है। देमसेल्व्स, द हेवेंस देमसेल्व्स ब्लेज फोर्थ ऑन द डेथ ऑफ द प्रिंस, फोर्थ on the DEATH. This is a death of the prince. लेकिन जब किसी राजकुमार की मौत होती तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे आसमान में आग लग गई हो या बहुत सारे उल्कापिंड गिर रहे हो या समथिंग जो है। ये जो अनडाउटली देयर इज वन एक फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली, एक हाइपरबली का वहां पे यूज किया गया है। बट रिमेंबर दैट कि दिस हाइपरबली रिफर्स टू कि यह एक स्टेटमेंट है जो कि
कैलिफोर्निया के द्वारा जो सीजर की वाइफ है उसके द्वारा बोला गया है। और जब सीजर की वाइफ ये चीज बोलती है तो वो एक सिचुएशन को क्रिएट करती है कि वो एक कहती कि भविष्यवाणी है कि तुम मत जाओ बाहर, मत निकलो, चूंकि आसमान में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही जो शुभ संकेत नहीं दे रही हैं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू। लेकिन जो घटित होगा वो अच्छी चीज नहीं होने वाला है। तो वह एक इंडिकेशन करती है जिसके लिए उसने क्या किया, व्हेन बेगर्स डाई देयर नो कॉमेट सीन इन द स्काई, द heavens themselves blaze forth on the death of the prince. This dialogue has been spoken by whom? This dialogue has been spoken by Calpurnia, Phurnia। Calpurnia कौन है? वाइफ ऑफ सीजर, वाइफ ऑफ सीजर, Caesar। सो यू विल कम टू नो कि ये सारा का सारा पॉइंट्स है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि दो डायलॉग को मैंने कवर किया। एक तो मैंने कवर किया एक्ट टू ब्रूट। इट हैज बीन सेड बाय whom? इट हैज बीन सेड बाय जूलियस सीजर। एंड व्हाट वाज द सिचुएशन? द सिचुएशन वाज जब जूलियस सीजर ये देखते हैं कि कॉन्स्पिरेसी में कौन, ब्रूटस भी शामिल है, तब वो ये डायलॉग बोलते हैं। उसके बाद जो है एक दूसरा डायलॉग मैंने कहा, व्हेन बेगर्स डाई देयर नो कॉमोड सीन इन द स्काई, द heavens themselves blaze forth on the death of the princess, such a thing you will find. So what I want to say, what I want to tell you, यह एक और डायलॉग है जो कैलिफोर्निया के द्वारा कहा गया है। और कैलिफोर्निया कौन है? वाइफ ऑफ सीजर। सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग और है जो कई बार पूछा जा चुका है। I'm just going to take the third dialogue, that is, O Julius Caesar, O Julius Caesar, thou art mighty yet, thou art mighty, Mighty, mighty yet, जूलियस सीजर तुम अभी भी इतना शक्तिशाली हो, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। ये बात जो है ब्रूटस के द्वारा बोली गई है सीजर की डेथ से पहले, जब सीजर जो है लगभग परहैप्स ही इज अबाउट टू डाई। तो उस समय जो है यह डायलॉग किसके द्वारा बोला गया है? ब्रूटस के द्वारा बोला गया है। सो रिमेंबर दैट कि देर आर सम सिग्निफिकेंट डायलॉग, खासकर इस प्ले का जितना इम्पोर्टेंट डायलॉग मैकबेथ का है, ओथेलो का है, किंग लियर का है, हैमलेट का है, उसी कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? बिकॉज यू विल फाइंड दिस प्ले आइदर इन इंटरमीडिएट या इन ग्रेजुएशन और समथिंग मीन्स या हाई स्कूल में, दोज हु आर द स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, either in junior high school, especially CBSE and ICSE board, they have gone with this play. But those who belong to UP board, they have gone with this play in intermediate। इंटरमीडिएट में थोड़ा सा यूपी बोर्ड में जो है थोड़ा सा सिलेबस इंग्लिश का कमजोर रहता है इन कंपैरिजन ऑफ आईसीएसई एंड सीबीएसई, वहां तो पूरा मामला ही इंग्लिश का होता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये हर जगह पढ़ाया जाता है। नाउ द सिलेबस हैज चेंज, नाउ इन यूपी बोर्ड देयर इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस इंस्टेड ऑफ दिस प्ले। So, what I want to say, whether you read The Merchant of Venice, whether you read Julius Caesar, whether you read As You Like It, whether you read Twelfth Night, whether you read Four Great Grand Tragedies of William Shakespeare, ये सब आपको एक कैटेगरी में रखना है कि इसकी ज्यादातर चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ज्यादातर चीजें आपको पता होना चाहिए। तरीका वही अडॉप्ट करना है। स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स कौन है, सेटिंग क्या है, और साथ ही साथ उसका इम्पोर्टेंट डायलॉग्स क्या है, इसी पैटर्न पर आपको उसके सोर्स क्या है। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि ज्यादातर चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो नाउ द थर्ड डायलॉग वाज व्हाट? द थर्ड डायलॉग वाज ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटियर। ये चीज जो है किसके द्वारा? ब्रूटस के द्वारा बोला गया है। अभी जो मैं फोर्थ डायलॉग जो मैं अगला लेने जा रहा हूँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको जबानी रटे भी हैं। एंड व्हाट इज द फोर्थ डायलॉग? कवर्ड्स डाई, COWARDS, कवर्ड्स डाई many times before their deaths, many times before their deaths।
Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. The valiant never taste the valiant never taste ऑफ डेथ बट वंस। आगे मैं उधर लिख दे रहा हूं, मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर दे रहा हूं। अभी कुछ वर्ड इसके बचे हुए हैं। कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स। कायर लोग कई बार मरते हैं बिफोर देयर देयर डेथ्स, मौत से पहले। द वैलियंट जो बहादुर होता है, नेवर टेस्ट, वह इसका कभी स्वाद नहीं लेता, कब बल्कि जो है एक ही बार, नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। जो बहादुर होता है वह मौत का स्वाद एक ही बार, मौत का स्वाद एक बार मतलब वह मौत को भी चैलेंज करता है। वह जैसे अगर आपको याद होगा कि प्रॉस्पिके नाम की पोयम में रॉबर्ट ब्राउनी ने कहा था, आई वाज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। तो वहां पर भी ब्रेवरी का कॉन्सेप्ट था। इस लाइन में भी कॉन्सेप्ट है ब्रेवरी का। अगर आप एक बाइनरी बनाएंगे तो बाइनरी में दो चीजों की बात हो रही है। कायर लोगों का क्या नेचर होता है और बहादुर लोगों का क्या नेचर होता है। उन्होंने कायर को इस तरह से डिफाइन किया कि जो कायर होते हैं वो मरने से पहले कई बार मरते हैं। कई बार मरते हैं मतलब उनके अंदर डर होता है, और डर की वजह से दे डोंट गो इन द बैटल फील्ड और तमाम चीजें। हमें ये बात याद याद रखनी चाहिए कि ये जिस जमाने की बात की जा रही, उस जमाने में ब्रेवरी था, करेज था, बोल्डनेस था। यही एक आदमी का खासकर मेल का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट माना जाता था। वेदर यू गो विथ मैकबेथ, वेदर यू गो विद एनी अदर प्ले, यू विल फाइंड कि इन ट्रेजेडी सच अ थिंग। और स्पेशली शेक्सपियर के रोमन प्ले में तो यह खास करके नजर आता, चाहे एंटनी और क्लियोपेट्रा होगा, चाहे रोमियो और जूलियट होगा। उन सब में जो वालियंट है उसको लेकर के एक इमेज बनाई गई है। वह इमेज क्या है? बहादुरी का है, बोल्डनेस का है, करेज का है, शिवलरी का है, बैटलफील्ड का है। All these things you will find कि he is always ready to face the challenge and the whatever the problem comes before him, he can solve it। इस तरह की चीजें हम पाते हैं। लेकिन आप इसी के कंट्रास्ट में अगर आप मॉडर्न एज का प्ले पढ़ेंगे, आर्म्स एंड द मैन में जब आप ब्लशली को देखते हैं तो ब्लशली की एक दूसरी इमेज आती है। वह भी सोल्जर है, लेकिन उसको अपनी जान प्यारी है, और वह बैटलफील्ड छोड़ के भाग आता है। तो जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे जैसे जमाना बदला, वैसे वैसे जो है आदमी के अंदर के जो टैलेंट है वो दूसरे रूप में देखने को मिलते हैं। आज जब आप किसी इंसान से बात करते हैं तो ये आप नहीं देखते कि वो कितना बहादुर है, वो कितना जिम ज्वाइन किया है, फिजिकली कितना स्ट्रांग है, मतलब इस तरह से नहीं, बल्कि सबसे बड़ी पहली चीज आप क्या देखते हैं? पढ़ा लिखा है, जॉब में है कि नहीं है, अच्छी पोस्ट पर है या नहीं है। तो आज की जो सिचुएशन है वह बदल गई। ये नहीं है कि वो कितना बड़ा जो है तलवार भाजने वाला है बैटलफील्ड में। तो वक्त के साथ साथ चीजें बदली हुई है। जो डायलॉग ये कभी बोले गए थे, ये उस समय का नेचर रहा होगा, तो उस नेचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए सच अ टाइप ऑफ डायलॉग हैज बीन spoken। But if you find कि if you use this dialogue to assess, to judge or to evaluate a person in modern era, you will find that कि this dialogue is not fit at all, या this dialogue there is no utility of this such a type of dialogue in modern era। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मैं चीजों को केवल को रिलेट कर दे रहा हूँ, खासकर उन चीजों को रिलेट कर रहा हूँ जो आपने पढ़ा है। मैंने आम सेंटीमेंट का ब्लंशली को लिया, मॉडर्न एज में आज आदमी को कैसे देखा जा रहा है, ये डायलॉग की क्या यूटिलिटी है। ऑल दीज थिंग्स यू कैन जस्ट सी, यू कैन जस्ट फाइंड। तो एक ब्रेवरी जो है एक कॉन्सेप्ट था जो कि उस समय राजाओं में, महाराजाओं में, राजकुमारों में ये सब देखा जाता था। तो कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वालियंट नेवर टेस्ट। जो वालियंट है वे कभी टेस्ट नहीं लेते। किसका नहीं टेस्ट लेते हैं? ऑफ डेथ। उसी के आगे लिखना है ऑफ डेथ, ऑफ डेथ बट वंस, बट वंस। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से कि आपको जो भी डायलॉग है उस पर्टिकुलर डायलॉग को यू हैव टू कोरिलेट, इफ यू नो, इफ यू हैव गॉन विद दैट प्ले।
सो दीज आर द पॉइंट्स जो किसने कहा है कि सीजर ने कहा, जूलियस सीजर ने कहा है। ये बात जो है जूलियस सीजर ने कहा है। You will come to know it has been said by whom. It has been said by Julius Caesar. इसी से मिलता जुलता एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग है, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आई थिंक इट विल बी परहैप्स द फोर्थ डायलॉग। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज seeing that death is a necessary end. Death is a necessary, Necessary. Death is a necessary end, comma, will come when it। ये जो डायलॉग है, अभी और भी आगे के कुछ शब्द छूटे हुए हैं, वो मैं लिखवाऊंगा आपको। इसमें आप देखेंगे कि एक बात कही गई कि सीइंग दैट, इस चीज को देख करके कि डेथ इज अ नेसेसरी, मौत आवश्यक है। और जो मौत है, मौत आने का मतलब कि जिंदगी का अंत है। तो विल कम, यह हो करके रहेगा। व्हेन इट विल कम, जब यह आएगा। विल व्हेन इट विल कम। ये भी बात जूलियस सीजर ने कही है। जूलियस सीजर को जब उनकी वाइफ समझाती कि आप बाहर ना जाइए, आपकी जान को खतरा है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात जूलियस सीजर कहते हैं। और कहते हैं कि मौत तो लाजमी है, जिंदगी का जब खात्मा होना होगा, वह खत्म हो जाएगा। ना तो आप उसको रोक सकती, ना हम उसको रोक सकते हैं। और यह एक ऐसा ट्रूथ है, यह एक ऐसा सत्य है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक कहते हैं कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य, इन हिंदी दैट इज नोन। सार्वभौमिक सत्य का मतलब दैट इज एक्सेप्टेड बाई एवरीवन एंड एवरीवेयर। हर आदमी के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि डेथ इज इनिविटेबल। INEVITABLE, इनिविटेबल एक ऐसा अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। ऐसे काम, ऐसी चीजें जिसे टाली नहीं जा सकती हैं, जो हो करके रहेगा, उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या है? इनिविटेबल। सो रिमेंबर दैट कि जो डेथ है वह इनिविटेबल है, जो डेथ है वह कंपलसरी है, जो डेथ है वह मैंडेटरी है। यही सेम सेंस जो है आपको कहाँ पर नजर आएगा? यही सेम सेंस आपको इस पार्टिकुलर डायलॉग में नजर आएगा कि डेथ तो होना ही है, जब आना है तो वह आकर के रहेगा। ये किसके द्वारा कहा गया? जूलियस सीजर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट डायलॉग विच आई वांट टू टेल यू, दैट इज परहैप्स द फिफ्थ डायलॉग। दैट इज व्हाट men at some time men at some time are master of their fate, are master of their fate. Men at some time are master of their fate. The foul, comma, dear Brutus, the foul dear Brutus is not in our stars, is not in our is not in our stars. I would like to repeat, मैं स्टार्स नहीं लिख पाया, मैं अगली लाइन में लिखूंगा, क्योंकि जो बोला हुआ उसका नाम भी लिखना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह जो डायलॉग है, इसमें व्हाट हैज बीन सेड,
मेन एट सम टाइम आर मास्टर ऑफ देयर फेट। ऐसा लगता है कि जैसे आदमी खुद अपने भाग्य का मालिक है। मेन एट सम टाइम, कभी कभार ऐसा लगता है कि, कभी कभार मतलब ऐसा लगता है कि, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि द फाउल डियर ब्रूटस इज नॉट इन आर स्टार्स। ऐसा लगता है जैसे हमारे भाग्य में इस समय फाउल नहीं लिखा हुआ। द फाउल डियर ब्रूटस इज नॉट इन आर स्टार्स। जो हमारे भाग्य के सितारे हैं, वो भाग्य के सितारे यह इंडिकेट कर रहे हैं कि उसमें कहीं पे कोई बुरी चीज नहीं होने वाली है। सो व्हाट आई वांट टू से कि कुछ ऐसे डायलॉग है जो, अगर आप देखेंगे कि एक वर्ड यूज किया जाता है लिटरेचर में, खास करके पोस्ट मॉडर्न एज में आया हुआ है, रेटरी। रेटरी ये होता है कि आप कितनी बेहतरीन बातें कर रहे हो। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट रेटोरिशियन, वह अपने में बहुत बड़े रेटोरिशियन थे। जो लाइनें, जो बातें उन्होंने कही हैं, यू विल कम टू नो कि उसमें एक फिलॉसफी भी है, मीनिंग भी है, और कहने का अंदाज इतना ग्रेट है कि यू कांट, अल्टीमेटली देयर इज नो वर्ड टू टेल द ब्यूटी ऑफ दिस डायलॉग। सो व्हाट आई वांट टू से कि उन्होंने कहा मेन एट सम टाइम आर मास्टर ऑफ देयर फेट। ऐसा लगता है जैसे मेन खुद कुछ समय अपने भाग्य के मालिक होते हैं, और जो हमारे सितारे हैं उनमें ऐसा लगता है कि उसमें फाउल चीजें नहीं है। तो यहाँ पे द फाउल डियर ब्रूटस इज नॉट इन आर स्टार्स, इन आर स्टार्स, एक शब्द मैं नहीं लिख पाया था, स्टार्स। इट हैज बीन सेड बाय whom? इट हैज बीन सेड बाय कासियस। So it was said by whom? It was said by Cassius. One more dialogue I want to share too with you. I think that is the sixth. And say to all the world, the world, this was the noblest Roman of them. This was the noblest Roman of them. It has been said by whom? It has been said by Mark Antony. मार्क एंटनी कहते हैं कि दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जो जूलियस सीजर था, जो जूलियस सीजर थे, वो जो है क्या थे, जो महान रोमन की एक फेहरिस्त है, एक जो लिस्ट है, उसमें से वो शामिल है, वो महान रोमन थे जो है। तो उन्होंने एक लाइन कहा है, और वह लाइन जो है क्या है, वो उनके डायलॉग बड़े थे लेकिन मैंने उनमें से एक को लिया हुआ है। वह एंड से टू ऑल द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को यह पता चलना चाहिए, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम, कि यह जो है क्या थे, जो भी रोमन थे उनमें से वो श्रेष्ठ थे। दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन। तो ये किसके लिए आया हुआ है? जूलियस सीजर के लिए आया हुआ है। किसने कहा है? मार्क एंटनी ने कहा हुआ है। सो यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें जो है हमारे सामने आ रही हैं, जहाँ पे हम इस चीज को देख रहे हैं। There is another dialogue, that is the seventh. You will come to know कि when I talk about this particular dialogue, जो एक सेवेंथ डायलॉग होगा, उसमें जो है एक 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 वार्निंग दी गई है, और वह वार्निंग किसकी तरफ से है वो समझने की कोशिश करना है डायलॉग में। सीजर बीवेयर, बीवेयर सावधान रहो, सीजर बीवेयर ऑफ ब्रूटस, सीजर बीवेयर ऑफ ब्रूटस, टेक हाइड ऑफ कासियस। कितने लोगों का नाम लिया हुआ है एक डायलॉग में? टेक हाइड ऑफ कासियस, कामा
कम नॉट नियर कास्का, कम नॉट नियर कास्का, ये सब कैरेक्टर, कास्का कैरेक्टर का नाम है, कासियस कैरेक्टर का नाम है, ब्रूटस कैरेक्टर का नाम है। हैव एन आई टू सिन्ना, हैव एन आई टू सिन्ना। ये आप देखेंगे कि चार कैरेक्टर का नाम, मैं फिर से बात बता रहा हूं कि कास्का एक कैरेक्टर, सिन्ना दूसरा कैरेक्टर, और इसके पहले की जो मैंने लाइन लिखवाया हुआ था उसमें जो है ब्रूटस को लेकर के और कासियस को लेकर के, इन चार लोगों से बचने की जो है कौन देता है एक तरह से कि आप इनसे जो है बचे रहिए। ये जो बात कही गई है यह किसके द्वारा कही गई है? आर्टिमिडोरस के द्वारा कही गई है। एक कैरेक्टर है आर्टिमिडोरस, आर्टिमिडोरस, ARTIMIDORUS, क्योंकि वो जो है ये चीज देख लेता है कि इनकी जो नीयत है ठीक नहीं है, वे जो है उस महान पर्सनालिटी के अगेंस्ट में है वे लोग, और इनकी नीयत ठीक नहीं है। दिस इज वाई यू विल फाइंड दैट देयर इज अ वार्निंग, यहाँ पर एक वार्निंग आपको देखने को मिलेगा, और वह वार्निंग यही है कि ये चारों लोग दुश्मन हैं और इनसे आपको बच करके रहना है। सो आर्टिमिडोरस, ARTIMIDORUS, ये बात वहां पे कही गई है। नाउ द लास्ट डायलॉग आई वांट टू टेल यू, दैट इज द नाइन्थ एट्थ या नाइन्थ वट एवर। द इविल दैट men डू, the evil that men do live after them, live after them. The good is of entered, the good is of entered with their bones, with their bones. So let it will be Caesar, let it will be Caesar. सो व्हाट आई वांट टू से, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डायलॉग बोला गया है, और किसके द्वारा? मार्क एंटनी के द्वारा, ANTONY। मार्क एंटनी कहते हैं, और क्या कहते हैं मार्क एंटनी, कि द इविल दैट मेन डू, जो भी बुरा काम आदमियों के द्वारा किया जाता है, लाइव आफ्टर देम, वो लिव आफ्टर देम, वह बुरा काम उनके जाने के बाद भी रहता है। द इविल दैट मेन डू, जो भी बुरा काम आदमी करता है, मेन डू लिव आफ्टर देम, वह बुराई उनके जाने के बाद, वो दुनिया तो छोड़ के चले जाते हैं लेकिन उनके द्वारा किया गया बुरा काम लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। द गुड इज ऑफ इंटर्ड विद देयर बोन्स, और जो अच्छा काम होता है वह उनकी हड्डियों के साथ ही चला जाता है। हड्डियों के साथ का मतलब कि वह जो है उनके बोन्स में हो जाता है, उनके डीएनए में हो जाता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो जनरेशन भी हो सकता है आपकी अच्छी काम करे। द गुड इज ऑफ इंटर्ड विद देयर बोन्स, सो लेट इट विल बी सीजर, और यही चीज सीजर के साथ होगा। सीजर ने अच्छा काम किया था, आने वाली जनरेशन उसको हमेशा याद करेगी। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि मार्क एंटनी ने सीजर के एडमिरेशन में, सीजर के प्रशंसा में ये बातें कही हुई थी, और एक कॉमन भी बात उसने कही थी कि आपके द्वारा किया गया बुरा काम जमाना जरूर याद रखता है कि आपने ये बुरा काम किया।
और आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो वह जो है कई जनरेशन तक चलेगा, उसका असर आपकी भी जनरेशन पर पड़ेगा। इसके अलावा जो है ये तो मैंने इंपॉर्टेंट डायलॉग बताया था। मैं अब आपको जो है क्या कर रहा हूँ कि कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर करके, ये हेडिंग होगी, मेन हेडिंग, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पॉइंट्स टू रिमेम्बर में जो सबसे पहला पॉइंट पॉइंट होगा वो ये आपको ध्यान में रखना है कि द सब टाइटल ऑफ द प्ले इज हु। द सब टाइटल ऑफ द प्ले इज हु इज हु। प्ले का जो सब टाइटल है वो क्या है, हु इज हु, यह इसका सब टाइटल है। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, द सोर्स ऑफ द प्ले इज, द सोर्स ऑफ द प्ले इज प्लूटार्क्स लाइव्स, प्लूटार्क्स लाइव्स। ज्यादातर शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्ले रहे हैं और हिस्टोरिकल प्ले के अलावा जो उनके रोमन प्लेज रहे हैं, वो जो है हम देखते हैं कि ये इसी में प्लूटार्क्स की लाइफ से ही वो लिया गया है। नंबर थ्री, द थीम ऑफ द प्ले इज, THEME, द थीम ऑफ द प्ले इज द collision, COLLISON, the collision between democracy and autocracy, democracy and autocracy, AUTOCRACY। ये नंबर तीन पॉइंट है। इसमें एक तरह से प्रजातंत्र और राजतंत्र के बीच का लड़ाई झगड़ा दिखाया गया है। बाकी वो कैसे दिखाया गया है ये सब आपको पता है, पूरी स्टोरी, पूरा चीज, वो सारी चीजें बता दी गई हैं। जूलियस सीजर ऑलरेडी बहुत सारी बार आपने पढ़ा होगा, या आपके माइंड में उसका पूरा सिचुएशन है। एक और नंबर फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाट, जूलियस सीजर फॉल्स, जे JULIUS, जूलियस सीजर, CAESAR, जूलियस सीजर फॉल्स, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम, in point of time between the history and tragedy। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिटवीन द हिस्ट्री एंड ट्रेजिडी। वो ये बताते हैं कि जो जूलियस सीजर जो प्ले है, यह शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले और ट्रेजिडी के बीच में आया हुआ है। क्योंकि जब आप इसकी बात करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यह जो है कब पब्लिश होता है, 1599 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। तो जो हिस्टोरिकल प्ले है और जो उनकी ट्रेजिडी रही है, उसके बीच में ये चीज जाकर के होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जूलियस सीजर जो यह प्ले है, फॉल्स इन टाइम, समय की दृष्टि से, या जो शेक्सपियर का लिटरेरी करियर जो बांटा गया चार हिस्सों में डॉक्टर डाउडन के द्वारा, उसके अनुसार अगर उस कैटेगरी को हम फॉलो करें तो यह किसके बीच में आएगा, इट विल कम बिटवीन हिस्ट्री एंड whom, it will come between history and tragedy। And the last point which you have to go, it is counted, COUNTED, it is counted the first successful tragedy of Shakespeare, the first successful tragedy of Shakespeare, SUCCESSFU, successful
ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, क्यों? क्योंकि जितनी उनकी फिर जो ग्रेट ट्रेजिडीज आई हैं चारों, वो इसके बाद आती हैं। और इसमें भी आप देखेंगे, इसमें कहीं पर लव नहीं है, ब्रेवरी है। ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच लड़ाई झगड़ा है। लेकिन इस ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच जो लड़ाई झगड़ा है, उसमें आप ये देखेंगे कि उसके भी पीछे एक एम्बिशन है। एम्बिशन के अलावा जो जो फ्रेंड्स हैं, वही सारे लोग मिल करके जो है एक तरह से ग्रेट किंग को डिफीट करते हैं। तो यू विल कम टू नो कि ट्रेजिडी की जितनी खासियत होती है, चाहे वो डिस्मेइंग एटमॉस्फेयर हो, फियरफुल एटमॉस्फेयर हो, बैटल का डिस्क्रिप्शन हो, या इफ यू कम टू नो मर्डरिंग हो, एजाजिनेशन हो, इफ यू कम टू नो हॉरिबल सिचुएशन को क्रिएट करना हो, कॉन्स्पिरेसी हो, वट एवर द पॉइंट मीन्स यू फाइंड इन शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, यू विल सी इट हियर आल्सो। बस दोनों में फर्क यही है कि शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजिडीज जो चारों लिखी गई हैं, वहां पे जो कैरेक्टर हैं, दे वर इंग्लिश कैरेक्टर्स, बट दीज आर द रोमन कैरेक्टर, दे बिलोंग टू रोम। तो ट्रेजिडी की कैटेगरी में ये भी आएगा, लेकिन यह चूंकि रोमन कैरेक्टर्स हैं, रोमन थीम, रोमन सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात की गई है, इसलिए इसको रोमन प्लेस की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन फोर ग्रेट ट्रेजिडीज से पहले आती है और ट्रेजिडी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। इसीलिए लिखा गया, इट इज काउंटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर, कि यह शेक्सपियर की पहली सफल ट्रेजिडी की श्रेणी में आता है। सो यू विल कम टू नो विद दीज पॉइंट्स की ये चीजें इसमें रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि वी हैव गॉन विद दीज थिंग्स। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू सम बेसिक थिंग्स, सम बेसिक पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है कि when we talk about Shakespeare, when we talk about Roman plays, especially Roman plays written by Shakespeare, what the characteristics do you find? आपको एक हेडिंग डालना है जो सारे रोमन प्लेस में आपको लगभग लगभग मिलेगा। मैं वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमन प्ले, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमन प्लेस। रोमन प्लेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बहुत कॉमन चीज देखने को मिलेगी, चाहे एंटनी और क्लियोपैट्रा की बात करेंगे, चाहे जूलियस सीजर की बात करेंगे, चाहे रोमियो और जूलियट की बात करेंगे, टीटस एंड्रोनिकस की बात करेंगे, उसमें एक पॉइंट मिलेगा जरूर, कॉन्स्पिरेसी। एक षड्यंत्र होगा, उस षड्यंत्र के तहत जो है क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा जो आपका हीरो होगा। वहां पर आप देखेंगे कि ये नहीं होगा कि उसके अंदर कोई इविल एम्बिशन है। जैसे शेक्सपियर की जो फोर ग्रेट ट्रेजिडीज थी, उसमें कैरेक्टर में कुछ वीक पॉइंट होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जूलियस सीजर में कौन सा वीक पॉइंट रहा है? आप देखेंगे जूलियस सीजर में मुझे कहीं कोई वीक पॉइंट नहीं लगा। अगर मुझे भाई ह्यूमन बीइंग्स है तो कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट होगा, लेकिन अगर उस वीक पॉइंट को मैं कंपैरिजन करूं मैकबेथ से करूं, या उस वीक पॉइंट का कंपैरिजन अगर मैं हैमलेट से करूं, तो मैकबेथ में इविल एम्बिशन है, हैमलेट में जो है डिले इन एक्शन है। तो सच अ टाइप ऑफ पॉइंट यू कांट फाइंड हियर। और कॉन्स्पिरेसी के अलावा जो है अगर आप देखेंगे, तो एक चीज और देखेंगे, वह कौन सी चीज रही, दैट इज द ब्रेवरी। रोमन में एक ब्रेवरी भी एक पॉइंट बनता है। कॉन्स्पिरेसी के तहत तो चीजें होती हैं, लेकिन वहां पे ब्रेवरी को भी दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट, बैटल फील्ड। बैटल फील्ड को लेकर के जो है चाहे वो अभी मैंने एंटी और क्लियोपैट्रा लिया था, वहां पर भी पूरा वार का जिस हिसाब से सिचुएशन और जिस हिसाब से यहाँ पे सिचुएशन दिखाई गई है, ये सारी चीज सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। चौथा पॉइंट, शिवैलरी, CHIVALRY। शिवैलरी का मतलब ये है कि आपकी वो जो है ब्रेवरी से ही है। लेकिन यह जो ब्रेवरी है कि वो काफी ज्यादा ब्रेव है, उनके लिए बैटल फील्ड हुआ, उनके लिए युद्ध हुआ, ये सब जो प्राइमरी चीजों में आती है, सेकेंडरी चीजों में नहीं आती है। और
जो भी उनके अपने साजो सामान है युद्ध के, या घुड़सवार सेनाएं हैं, या और भी जो इस तरह की चीजें हैं, वे सब बहुत स्ट्रांग है। और युद्ध ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल चिल कर देगा, कभी कभार इतना एक डर पैदा करेगा कि सच अ थिंग होता है। और ब्रेवरी को, शिवेलरी को, इसको एडमायर किया गया वहां पे। पांचवा पॉइंट हो गया वायलियंट नेचर, VALIANT, वायलियंट नेचर। वायलिएंट नेचर जो होता है वह क्या होता है, एक ऐसा नेचर होता है जहाँ पे जो उनके जज्बात हैं, उनके जज्बात ही ब्रेवरी को ही इंडिकेट करेंगे। तो वैलियंट नेचर को भी यू विल कम टू, मीन्स यू विल फाइंड हियर एक तरह से। वालियंट, दे आर ब्रेव, वालियंट, करेजियस, बोल्ड, आर दीज थिंग्स वी फाइंड। तो ये जो है क्या है कि एक कॉमन पॉइंट है जो आपको वहां पर देखने को जरूर से जरूर मिलेगा किसी न किसी रूप में। छठा पॉइंट है दैट इज, खासकर जो रोमन ट्रेजिडी है, दो दो में एंटनी और क्लियोपेट्रा, और जो जूलियस सीजर की अगर मैं बात ना करूं, बल्कि एंटनी और क्लियोपेट्रा, और साथ ही साथ रोमियो और जूलियट में, तो उसमें एक सिक्स पॉइंट होगा लव। सेवन पॉइंट होगा एग्जैजिरेशन। सो हेलो, गुड मॉर्निंग। जी मैडम बताइए। मैडम आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, इफ यू वांट टू से समथिंग तो लेट मी कंप्लीट द सेशन। Fourth and fifth, fourth I think fourth I have gone. Can anyone tell me? Actually, I have erased it. Can anyone tell me? Chivalry. 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 Valiant nature. VALIANT. Yeah. Then love. Then exaggeration. Yeah, yeah. Please mute, ma'am. Please mute. Madam, please mute because I'm getting. Just I want to write down the last point. I don't know कि who have unmuted himself because background से आवाज आ रही है तो किसी ने अपने आप को unmute किया हुआ है। तो love exaggeration, I was telling you, boldness, courage, these things you will find। तो आई हैव गॉन टुडे, आज की क्लास में जो मैंने आपको कवर किया वो इम्पोर्टेंट लाइंस को लेकर के मैंने बात किया। इम्पोर्टेंट लाइंस के अलावा जो है मैंने इन सारी चीजों को लिया हुआ है। और कि रोमन प्लेस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सो मैं यहीं तक ही जो है आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, यहीं तक ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी जो है आई विल मीट यू इन द इवनिंग। क्योंकि अगर मैं कोई नया ड्रामा शुरू करूंगा तो आई हैव 10 मिनट्स मोर, ओनली 10 मिनट्स, और वो 10 मिनट्स में पूरी बातें हो नहीं पाएंगी। तो 10 मिनट्स का वीडियो फालतू का बनेगा या फालतू का। तब तक हम कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस जरूर कर लेंगे, अपने प्लानिंग को लेकर के हम बात कर लेंगे। तो आई एम जस्ट मीन्स जो हमारा व्हाइट बोर्ड है इसको मैं बंद करूंगा, एंड आई विल आल्सो क्लोज माय रिकॉर्डिंग नाउ। इफ यू वांट टू से एनीथिंग तो यू ऑल हैव टाइम। या गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। रेशमा वहां है नहीं।
एक तो उस दिन से तुमने वो बथुआ रखा है, क्या करना उसका? नहीं, दाल तुम उस चने उसी वाले दाल के साथ बनाओ। हाँ, उसको जो कम से कम यूज कर डालो, खराब हो जाएगा ना उतने दिन। सब्जी में मटर वो बना दो, आलू मटर। दाल थोड़ा सा बनाना है, बस इतना, थोड़ी सी दाल बनाना, बथुआ उसमें डाल दो और वो बना। हाँ, वो थोड़ा सा निकाल दो किसी प्याले में ना, उसमें क्या होगा, उस थोड़ा सा निकाल दो। और दूध बॉयल कर दो, चाय नहीं बनी है अभी, चाय चाय भी बना दो, दूध बॉयल कर दो। फिरोज भाई की चाय बगैर शक्कर की रहेगी? हेलो जी। सो जस्ट आई वांट टू से, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आई हैव 1 or 2 minutes इफ यू हैव एनी सजेशन। पहले भी ये बात हुई थी, क्योंकि अगला कोई पॉइंट इसलिए नहीं ले सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर कोई भी प्ले नहीं, आपको भी कॉलेज जाना होगा, मुझे भी कॉलेज जाना होगा, तो 10 मिनट में अभी कांट हैंडल एनीथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। तो वो सेशन नहीं, बल्कि शाम को हम थोड़ा सा कोशिश से करेंगे कि आज हम बड़ी क्लास ले लें, 6 से 7:30 8 बजे तक भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना, शुरू करेंगे 6 बजे से ही। हो सकता है थोड़ा सा बड़ी क्लास हो जाए। अगर किसी को कुछ कहना हो तो ठीक है, अदरवाइज वी विल मीट इन द इवनिंग। जी। बिफोर द डेथ ऑफ ब्रूट जूलियस सीजर। हाँ, ए आर टी, दैट इज RARER, लेकिन उस पार्टिकुलर चीज को पहले आर्ट लिखा जाता। हाँ। हम्म। ये आऊंगा शंकर। शाम को हम लोग रोमन प्लेस का ही, इनका जो चल रहा है वो हम लोग जो है बात करेंगे, रोमियो एंड जूलियट पर। रोमियो देखिए, अभी जो है एक ही चीज को लेके चल रहे हैं दोनों मीटिंग में, जब तक शेक्सपियर नहीं कंप्लीट होगा, वरना हौच पाच हो जाएगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट करने दीजिए। शेक्सपियर एकदम से सारी चीजें कंप्लीट कर ले, आपको बिल्कुल रटा दें, समझा दें, तब किसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं तो सारी चीजें हौच पाच हो। हाँ। जी श्वेता जी। जी जी। आई जस्ट टोल्ड यू कि परहैप्स इट वाज सेड बाय मार्क एंटनी, क्या मैंने अभी लिखवाया था? आफ्टर द डेथ ऑफ जूलियस सीजर। या जूलियस सीजर के लिए उसने कहा था ना कि वह जो है उसमें था, क्या नाम है, क्या, अरे बहादुरों में से था, ये पता होना चाहिए रोमन के। सो वी विल मीट इन द इवनिंग एट 6 PM विथ शेक्सपियर अगेन।